नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जितेंद्र, लेकर आया हूं आपके लिए साइकोलॉजी का 360 डिग्री सेशन, जिसके अंदर अपन कवर करेंगे साइकोलॉजी को ए टू जेड रूप में। ए 360 डिग्री अप्रोच के साथ आपको पूरी साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा हमारा विश्वास है कि इस सेशन को पढ़ने के बाद आपको अन्य किसी भी प्रकार की कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप हमारे विश्वास को अपने भरोसे में बदलिए, देखिए हमारी गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मां शारदे को प्रणाम करता हूँ। आज का सेशन है स्किनर का अधिगम सिद्धांत, और यह है पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन स्किनर का सिद्धांत पढ़ा था, उसके स्किनर का सिद्धांत पढ़ा था, क्या प्रयोग था और क्या इस सिद्धांत के नाम थे, और यही इस सिद्धांत के नाम क्यों थे, क्यों इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, क्यों इसे नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। इसका कॉन्सेप्ट अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत, और उसमें क्या पुनर्बलन अनुसूचियाँ हैं, ये सभी अपन क्लास में देखेंगे। पार्ट 2 है ये। रीट सेकंड ग्रेड 2022 और फर्स्ट ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की अपनी 8th क्लास है। आप सारी क्लासों को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का सेशन क्या है, सबसे पहले अपन कल के सेशन का रिकैप करते हैं, पार्ट 2 का, जो अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट होने के कारण वहाँ थोड़ा व्यस्तता थी। अब देखिए, एक बार रिकैप कर लेते हैं स्किनर का पार्ट 1। स्किनर का पार्ट 1 में अपन ने स्किनर का सिद्धांत पढ़े थे। क्या था उसका एक्सपेरिमेंट? देखिए, ये एक चूहा है। इसे स्किनर के शिष्यों ने इस बॉक्स को बोला था स्किनर बॉक्स। मैंने आपको बताया था कि इसे स्किनर बॉक्स, स्किनर ने इसे स्किनर बॉक्स नाम नहीं दिया था, उनके सम्मान में उनके शिष्यों ने इसे स्किनर बॉक्स नाम दिया था। ये एक चूहा है। यह इस बॉक्स में आपस में इसकी दीवारों से उछलता कूदता है, और भूखा होने के कारण यह भोजन की तलाश करता है। चूहे के इस व्यवहार को बोलते हैं चूहे का अन्वेषी व्यवहार। आप यहाँ से नाम याद रखें, चूहे का अन्वेषी। अन्वेषी का मतलब है खोजपूर्ण व्यवहार, तो इसे बोलते हैं चूहे का अन्वेषी व्यवहार। ये चूहा है। धीरे धीरे चूहे को इस प्रकार से भोजन दिया जाता है, उसे भोजन की सुगंध दी जाती है कि वह लीवर की तरफ आकर्षित होने लगता है। और धीरे धीरे लीवर की तरफ आकर्षित होने के बाद एक बार जब चूहे से लीवर प्रेस होता है, यहाँ से देखिए आप, यह है डिस्पेंसर ट्यूब। जैसे ही चूहा लीवर को प्रेस करेगा, डिस्पेंसर ट्यूब से भोजन इधर बॉक्स में आ जाएगा और चूहा इस भोजन को खा लेगा। इसके बाद जब चूहे को इस बात का पता लग जाता है कि कैसे लीवर को प्रेस करने के बाद भोजन भोजन जो है बॉक्स में आ जाता है और उसे खा लिया जाता है, तो चूहा धीरे धीरे लीवर को प्रेस करना सीख जाता है। इसे ही बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्यों बोलते हैं, ये पार्ट 1 में अपन ने पूरा पढ़ा था। अब पार्ट 2 है, इसमें क्या क्या है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड से। ये है स्किनर का अधिगम सिद्धांत पार्ट 2। देखिए, इसमें अपन कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो प्रबलक क्या है, एक तो अपन ये चीज़ पढ़ेंगे कि प्रबलक क्या है। दूसरा अपन पढ़ेंगे प्रबलन अनुसूचियाँ क्या है, और तीसरा पढ़ेंगे अपन इसकी शब्दावली। ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक प्रबलन अनुसूचियाँ और इसकी शब्दावली। शेपिंग क्या है, अंतर्नोद क्या है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले आप प्रबलक को समझिए। प्रबलक होता है एक उद्दीपक, और उद्दीपक मैंने पहली क्लास से आपको बताते आ रहा हूँ कि उद्दीपक वह होता है जो जिसको देखकर अपने अंदर कोई अनुक्रिया उत्पन्न होती है। उद्दीपक वह होता है जिसे देखकर अपने अंदर कोई अनुक्रिया उत्पन्न होती है। और प्रबलक एक प्रकार का उद्दीपक होता है। और कैसा उद्दीपक होता है, जो वांछित अनुक्रिया में वृद्धि करता है। जो अपन अनुक्रिया चाहते हैं उस अनुक्रिया में वृद्धि करता है। आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो उद्दीपक अनुक्रिया में वृद्धि करेगा उसे ही बोलेंगे प्रबलक। यदि यदि उद्दीपक से अनुक्रिया में वृद्धि नहीं हो रही है तो इसे प्रबलक नहीं बोलेंगे। आप इसे अच्छे से समझिए। देखिए, प्रबलक क्या है, यहाँ से परिभाषा पढ़िए, रेनफोर्सर। प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, अनुक्रिया घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। यदि बढ़ाएगा नहीं तो उसे उद्दीपक नहीं कहेंगे। फिर जब मैं आपको दंड और प्रबलक में अंतर बताऊंगा, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि दंड से अनुक्रिया में वृद्धि नहीं होगी और प्रबलक से अनुक्रिया में वृद्धि होगी। तो शुरू करते हैं। इसके आगे क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए। प्रबलक 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव प्रबलक वे होते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्सर वे होते हैं, धनात्मक प्रबलक वे होते हैं जो हमारे लिए जिनकी
आवश्यकता होती है। जैसे अपने लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या हमारे लिए अभिप्रेरणात्मक जो चीज़ें हैं, प्रशंसा आवश्यक है, हमारे लिए भोजन आवश्यक है, हमारी जो जैविक आवश्यकताएं हैं वो आवश्यक है। ऐसी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता हैं और जो हमें सुख की अनुभूति करवाती हैं, उन्हें बोलते हैं प्रबलक, धनात्मक प्रबलक। और ऐसी चीज़ें जिनसे हम पलायन करते हैं, दूर भागना चाहते हैं, वो होती हैं वो होती हैं ऋणात्मक प्रबलक। जैसे अपनी कोई बेइज्जती कर रहा है, या अपने को कोई दंड मिल रहा है, दंड ऐसा जो अनुक्रिया को बढ़ाए। कैसे, वो अभी अपन समझेंगे। सबसे पहले आप धनात्मक प्रबलक पर आ जाइए। क्या है धनात्मक प्रबलक, पढ़ते हैं। वे उद्दीपक जिनका परिणाम सुखद होता है, मैंने आपको बताया था, वे उद्दीपक जिनका परिणाम सुखद होता है उन्हें धनात्मक प्रबलक कहते हैं। धनात्मक प्रबलक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनमें भोजन, पानी, तमगा, तमगा का मतलब है मेडल, प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा, सूचनाएं आदि शामिल हैं। जैसे आप स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग ही ले लीजिए। चूहे को क्या मिल रहा था लीवर दबाने से? भोजन। तो भोजन चूहे के लिए प्रबलक का कार्य करेगा। तो यहाँ भोजन अपनी आवश्यकता है, तो इसे बोलते हैं प्रबलक। जैसे अभी आपने कोई अच्छा काम किया और आपको एक मेडल दिया गया, तो मेडल क्या है आपके लिए? धनात्मक प्रबलक। अब आप और ऋणात्मक प्रबलक और जो दंड है उसको अच्छे से अंतर समझिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। देखिए समझ लीजिए ऋणात्मक प्रबलक क्या है। ऋणात्मक प्रबलक है वे उद्दीपक जिनका परिणाम पीड़ादायी होता है। सामान्यतः दंड ऋणात्मक प्रबलक नहीं होता है। इन चीज़ों को आप कैसे समझेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रबलक हमेशा अनुक्रिया में वृद्धि करेगा और दंड हमेशा अनुक्रिया में कमी करेगा। जैसे जैसे अभी आप शैतानी करके आ रहे हैं और आपके पापा ने आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो अब आपकी वो शैतानी करने की अनुक्रिया कम हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं दंड। और दंड कभी भी प्रबलक नहीं है। लेकिन यदि जैसे मान लीजिए आपके पापा रहते हैं बाहर और आप रोज़ शाम को क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो जब आपके पापा घर पर होते हैं तो आप सूर्यास्त से पहले ही 6 बजे से पहले ही घर लौट आते हैं। लेकिन जब आपके पापा नहीं होते हैं घर पर, तो आप 7 बजे तक भी घर नहीं आते हैं। तो आपका समय से घर लौटने की प्रक्रिया, समय से घर लौटने की जो क्षमता, जो प्रक्रिया है, वो 6 बजे ही, जब आपके पापा घर पर होते हैं तो 6 बजे ही संपन्न होने लग जाती है। और आपके घर लौटने की जो ये रोज़ की घटना है, वो जल्दी घटित होने लग जाती है। इसकी अनुक्रिया में वृद्धि, रोज घर आने की अनुक्रिया में वृद्धि हो रही है। किसकी? पापा की उपस्थिति में समय से घर आने की अनुक्रिया में वृद्धि हो रही है। तो जो पापा का डर है, जो आपके लिए पीड़ादायी है, उस पापा के डर की वजह से आपके घर लौटने की अनुक्रिया में वृद्धि हो रही है। तो ये यहाँ क्या है? ऋणात्मक प्रबलक। इसका दूसरा उदाहरण समझिए। दूसरा उदाहरण ये है इसका कि जैसे आप हेलमेट लगाकर गाड़ी नहीं चलाते हैं, लेकिन अभी आपके लिए जो सर्किल है उस पर आपको ट्रैफिक पुलिस मिलेगी, तो उस ट्रैफिक पुलिस के चालान के डर की वजह से आपके हेलमेट लगाने की प्रक्रिया में, आपके हेलमेट लगाने की अनुक्रिया में वृद्धि हो रही है। तो वो जो चालान करते हैं वो दंड नहीं है, वो है ऋणात्मक प्रबलक। क्यों? क्योंकि वो आपके हेलमेट लगाने की, आपके सीट बेल्ट लगाने की अनुक्रिया में वृद्धि कर रहा है। तो जो चीज़ें हमारे लिए पीड़ादायी हों और हमारी वांछित अनुक्रिया में वृद्धि करें, उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक प्रबलक। अब उम्मीद है आपको ऋणात्मक प्रबलक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पढ़ लीजिए। ऋणात्मक प्रबलक वे उद्दीपक होते हैं जिनका परिणाम पीड़ादायी होता है। क्या आपके लिए चालान कटना पीड़ादायी नहीं होगा? क्या आपके लिए जेल जाना पीड़ादायी नहीं होगा? इसके डर की वजह से आप अपराध नहीं करते हैं, तो आपके अच्छे कामों की अनुक्रिया में वृद्धि होती है। किसकी वजह से? कि आपको जेल न जाना पड़े। इसलिए कानून क्या है आपके लिए? ऋणात्मक प्रबलक है। सामान्यतः दंड ऋणात्मक प्रबलक नहीं होता है। सामान्यतः क्यों? क्योंकि दंड से कभी तो अनुक्रिया में वृद्धि होती है, तब उसे बोलते हैं ऋणात्मक प्रबलक। लेकिन कभी कभी दंड से अनुक्रिया में कमी हो जाती है। जैसे अभी आप किसी को गाली निकाल दें और आपके पापा ने आपकी अच्छे से पिटाई कर दी, तो फिर आप दोबारा से गाली नहीं निकालेंगे। इसे बोलते हैं दंड। क्यों? क्योंकि आपकी गाली निकालने की अनुक्रिया कम हुई है और हमें अनुक्रिया में वृद्धि करनी होती है, तभी जाके हम उसे ऋणात्मक प्रबलक बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अपन चलते हैं आगे। आगे की इस लाइन को आप अच्छे से समझिए। ये क्या क्या लाइन लिखी हुई है? नैमित्तिक अनुबंधन की गति। नैमित्तिक अनुबंधन का मतलब होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो स्किनर ने दिया है। नैमित्तिक अनुबंधन की गति सामान्यतः उतनी ही बढ़ती है जितनी प्रबलनों की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है। कैसे? आप इस बात को समझिए। और चूहे का प्रयोग आप ध्यान रखिए। चूहे का प्रयोग क्या था? क्या जब चूहे ने लीवर दबाया और आपने उसे सिर्फ 2 गोलियां भोजन की दी, तो क्या आपने पर्याप्त मात्रा में उसे प्रबलन दिया? नहीं।
तो इस स्थिति में चूहा लीवर दबाना लेट सीखेगा। लेकिन जैसे ही चूहे ने लीवर दबाया और आपने 20 गोलियां भोजन की दी, तो इससे इससे प्रबलन की मात्रा बढ़ गई, संख्या संख्या बढ़ गई। तो इस संख्या बढ़ने से क्या होगा? इस संख्या बढ़ने से चूहा जल्दी नैमित्तिक अनुबंधन सीख लेगा और वह जल्द ही लीवर दबाना सीख लेगा। दूसरा, ये तो हो गई उसकी गोलियों की संख्या, लेकिन गुणवत्ता को समझिए। जैसे अभी आपने चूहे ने लीवर दबाया और आपने आपने उसे ब्रेड का टुकड़ा दिया, लेकिन यदि चूहे को आपने ब्रेड का टुकड़ा न देकर केक का टुकड़ा दे दिया, आपने उसके भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि की, तो यह इससे इससे चूहा जल्द अनुबंधन सीखेगा और क्रिया प्रसूत अनुबंधन वह जल्द प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से यदि आपने एक गोली की जगह 20 गोली दी, या 1 किलो भोजन की जगह आपने उसे 20 किलो भोजन, यानी उसके उसके लिए पर्याप्त भोजन, यदि आपने उसे पहले 10 ग्राम भोजन दिया और अब आप उसे 50 ग्राम भोजन दे रहे हैं, तो यह उसके लिए अधिक मात्रा होगी। तो जैसे जैसे, अब आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे प्रबलन की मात्रा, गुणवत्ता और प्रबलन की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है, नैमित्तिक अनुबंधन की गति उतनी ही बढ़ती जाती है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। इसके बाद आपको जब मैं क्यूज कराऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो आपके लिए कितने आसान हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं प्रबलन अनुसूचियों की ओर, जो जो बताई थी किसने? स्किनर साहब ने जो प्रबलन अनुसूचियां बताई थी कि प्रबलन को किस रूप में दिया जाना चाहिए, उनको अपन पढ़ते हैं। क्या होती हैं प्रबलन अनुसूचियां? कि प्रबलन को किस रूप में दिया जाए, कितना दिया जाए, इसे ही बोलते हैं रेनफोर्समेंट शेड्यूल्स, प्रबलन अनुसूचियां। आप जब साइकोलॉजी को पढ़ें तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को आप अवश्य देखते रहें। पहला होता है सतत प्रबलन, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, और दूसरा होता है आंशिक पार्शियल प्रबलन, रेन्फोर्समेंट रेनफोर्समेंट। तो समझिए, आंशिक प्रबलन से अनुक्रिया तेज होती है तथा इस प्रकार से सीखी गई अनुक्रियाओं का विलोप आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या होता है आंशिक प्रबलन और क्या होता है सतत प्रबलन, आप इसे समझिए। सतत प्रबलन वो होता है जब प्रत्येक सही अनुक्रिया पे प्रबलन मिले। जैसे ही कोई भी सही रेस्पॉन्स होती है, जैसे अभी आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वह एक जोड़ सही कर दिया, फिर आप दूसरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसने भी जोड़ सही किया, फिर तीसरा जोड़ डाला, उससे भी सही कर दिया। तो अगर आप बच्चे को प्रत्येक सही जोड़ पर, प्रत्येक सही सवाल पर आप एक एक टॉफी देते जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सतत प्रबलन। प्रत्येक सही अनुक्रिया पर, जैसे बच्चे ने एक सही जोड़ किया, फिर आपने उसे प्रबलन दिया, फिर दूसरा जोड़ सही किया, फिर आपने उसे प्रबलन दिया। ये जोड़ की जगह आप क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे आप प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप उसे जोड़ ले सकते हैं। ये आपका उदाहरण है। इसे बोलते हैं सतत प्रबलन। दूसरा होता है आंशिक प्रबलन। आंशिक प्रबलन क्या होता है? आंशिक प्रबलन में अपन प्रत्येक सही अनुक्रिया पर प्रबलन न देकर विशेष अनुक्रियाओं पर प्रबलन देते हैं। जैसे अभी बच्चे ने एक एक सवाल सही किया, आपने उसे एक टॉफी दे दी या कुछ इनाम दे दी। फिर जब बच्चे ने 3-4 सवाल किए तो आपने उसे कुछ नहीं रेस्पॉन्स दिया, और उसके बाद जब 3-4 सवाल किए तो फिर से एक टॉफी दे दी। तो इसे बोलते हैं आंशिक प्रबलन। आंशिक प्रबलन को अलग अलग रूप में दिया जाता है, लगातार नहीं दिया जाता है। इसलिए आंशिक प्रबलन से जो अनुक्रिया होगी उसमें जल्दी अनुबंधन स्थापित होगा, जल्दी अनुक्रियाएं सीखी जाएंगी। तो आंशिक प्रबलन से अनुक्रिया तेज होती है तथा इस प्रकार से सीखी गई अनुक्रियाओं का विलोप भी आसानी से नहीं होता है। विलोप का मतलब भूलना। मैंने आपको पावलोव के सिद्धांत में विलोप बताया था, भूलना, अनुबंधन का भूलना। तो जब आप आंशिक प्रबलन देंगे तो विलोप सीखी गई अनुक्रिया का आसानी से नहीं होगा। दूसरा क्या है? विलंबित प्रबलन। प्रबलन अनुक्रिया के साथ दिया जाए तो प्रभावी होता है। जैसे अगर आप विलंबित प्रबलन देंगे तो उसका कोई उपयोग अनुक्रिया सीखने में नहीं रहेगा। कैसे? जैसे बच्चे ने एक सवाल किया और उसका सही आंसर आते ही आपने उसे प्रबलन दिया, तो यह तो होता है सैकलिक प्रबलन, यानी उसके साथ के साथ आपने उसे प्रबलन दिया। लेकिन बच्चे ने सही आंसर दिया और उसके 3 दिन बाद यदि आप उसे एक पेन दे रहे हैं, उसे एक टॉफी दे रहे हैं, या उसे कुछ भी उसके आवश्यक चीज़ें दे रहे हैं, उसके प्रबलन दे रहे हैं, तो फिर वो 3 दिन बाद में उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा और सीखने में उसके लिए कोई प्रभावी नहीं रहेगा। क्या? विलंबित प्रबलन। विलंबित प्रबलन होता है बाद में दिया गया प्रबलन। उम्मीद है ये सारी शब्दावली आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अंतर्नोद। अंतर्नोद समझिए। जब आप प्रयोग पढ़ रहे हैं तो आपने पहले ही देखा होगा कि प्रयोग के अंदर चूहा जो था, रेड जो था, वो क्या था? भूखा। तो व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को बोलते हैं अंतर्नोद। अंतर्नोद व्यक्ति की आंतरिक अवस्था होती है और जो अनुक्रिया करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। जैसे चूहा जितना ज़्यादा भूखा होगा
वह उतना ही ज़्यादा अन्वेषी व्यवहार करेगा, और बॉक्स में जब अन्वेषी का व्यवहार करेगा तो उसके लीवर दबाने की जो क्रिया है, संभावना है, वो बढ़ जाएगी। तो अंतर्नोद ऐसी अपनी आंतरिक अवस्था होती है, आंतरिक अवस्था होती है जो अनुक्रिया करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। चूहा जितना ज़्यादा भूखा होगा वह उतनी ही जल्दी से लीवर दबाने की प्रयास करेगा, इसे बोलते हैं अंतर्नोद। अब आप क्रिया प्रस्तुत में ड्राइव को अच्छे से समझ होंगे। ड्राइव अपने लिए मान लो या किसी प्रयोगकर्ता के लिए मान लो कि जो उसके आंतरिक अवस्था होती है जो उसे अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे यदि आपको अभी जॉब की विशेष आवश्यकता होगी, पैसों की विशेष आवश्यकता होगी, तो आप अपनी तैयारी को मजबूती से अंजाम दे रहे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, इसे ही बोलते हैं अंतर्नोद। दूसरा है सेपिंग। देखिए, जब जब पावलोव ने प्रयोग किए थे जब पावलोव ने प्रयोग किए थे तो कुत्ते को वो जो चूहा था, जब स्किनर ने प्रयोग किए थे तो जो चूहा था उसे सीधे लीवर दबाना नहीं सीख सीख पाया था चूहे ने। चूहे को पहले लीवर के आसपास भोजन की सुगंध भेजी गई, फिर वह सुगंध को देखकर लीवर के पास आना सीखा, फिर धीरे धीरे वहाँ कुछ भोजन की गोलियां डाली गई, फिर वह और लीवर के पास आया, और इस प्रकार से धीरे धीरे उसकी आकृति को मोड़ के आप जो स्किनर साहब हैं उन्होंने उसे लीवर दबाना सिखाया, उसे अनुक्रिया सिखाई। इसी प्रकार से आप दैनिक जीवन में भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपके पास कोई बच्चा है, आप उसे सही अनुक्रिया सिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप उसकी सही अनुक्रिया को बताएंगे कि सही अनुक्रिया ऐसे होती है, फिर आप उसकी सही अनुक्रिया पर थोड़ी सी भी सही अनुक्रिया पर उसे पुनर्बलन देंगे, और आप अंत में देखेंगे कि वो बच्चा अच्छे से अनुक्रिया करना सीख जाएगा। तो इसे बोलते हैं सैपिंग, धीरे धीरे अनुबंधन के लिए प्रेरित करना, इसे क्या बोलेंगे? सैपिंग। सैपिंग वह प्रविधि है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर, बताओ चूहे का व्यवहार किस खास लक्ष्य की ओर? लीवर दबाने के लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। धीरे धीरे उसे सुगंध भेजी गई उसके पास में, ताकि उसे भोजन भोजन की अनुभूति हो सके, फिर उसे थोड़ा भोजन दिया गया चूहे को, और धीरे धीरे चूहे को लीवर के पास ले जाया गया। तो इस प्रकार से कर्मिक सन्निकटन विधि, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। कर्मिक का मतलब होता है लगातार, और सन्निकटन का मतलब होता है पास ले जाने की विधि। लगातार प्रयास करके पुनर्बलन देके चूहे को लीवर के पास ले जाना, इसे क्या कहा था स्किनर ने? सेपिंग। शेपिंग को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें अपन खास खास चीज़ों को अपन ने पढ़ लिया है। जो एक चीज़ रह गई है वो है अभिक्रमित अनुदेशन। आप इतना ध्यान रखें कि अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर साहब ने दिया था। जब अपन शिक्षण विधियों की क्लास लाएंगे तो अभिक्रमित अनुदेशन को वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको आप बताइए हमें। और अंतिम रूप से हम आप इसके नोटिफिकेशन के लिए और क्विज के लिए और फ्री टेस्ट सीरीज के हमारे लिए टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी बाय जितेंद्र को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपके पास कोई क्यूरी हो और आप कुछ कहना चाहें तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, हमारी टीम उसे देखेगी। और हमारी टीम का प्रमुख उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक संख्या में एस्पिरेंट्स हमसे जुड़ें। इसके लिए आप हमें सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।